नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी के तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए आज जियोग्राफी के 6वें चैप्टर पर हैं। ये कक्षा 8 का पाठ्यक्रम है जिसमें आज हम पढ़ेंगे मानव संसाधन के बारे में। दोस्तों, मानव संसाधन के बारे में जैसे नाम से ही क्लियर है कि मानव संसाधन यानी कि हम लोग मतलब लोग ही क्या होते हैं कि हम लोग जो हैं वो एक राष्ट्र के सबसे बड़े क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। तो नाम से ही क्लियर है कि मानव संसाधन यानी कि लोग ही एक राष्ट्र के क्या हो सकते हैं, होते ही हैं एक बड़े संसाधन होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। यानी कि प्रकृति की देन सिर्फ उस समय उपयोगी हो महत्वपूर्ण मानी जाती है जब वो क्या होती है, लोगों के लिए उपयोगी होती है। और लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे क्या कर देते हैं, संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। ये हमने पढ़ा। मतलब जमीन के अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज हैं, उनको हम क्या करते हैं, निकालते हैं और उसे फिर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें क्या है, उन संसाधनों में परिवर्तन करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लोग ही एक राष्ट्र के क्या होते हैं, सबसे बड़े संसाधन होते हैं। और इस प्रकार मानव संसाधन ही क्या कहला सकता है, अंतिम संसाधन कहला सकता है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप क्या करते हैं, संसाधन का विकास करते हैं। यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, जो शिक्षित व्यक्ति हैं, जो अभिप्रेरित लोग हैं, वो सब क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। हर व्यक्ति क्या है, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या होते हैं, नई नई चीज़ों को खोजने की कोशिश करता है। हमने विज्ञान के नियम निबंध में हमने कई बार पढ़ा है कि आवश्यकता आविष्कार की क्या होती है, जननी होती है। मतलब संसाधनों को मानव अपने अनुसार उपयोग करने के लिए बनाता है, वही क्या कहला सकता है कि एक सबसे बड़ा संसाधन। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शिक्षण स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न है। उनकी संख्या और लक्षण भी क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। देखिए, अगर आप जानने की कोशिश करें तो एक चीज आप ये जानें कि भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। सन 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। तो यहाँ पर एक बच्चे और उनकी माँ है, उनके बारे में सुने। मेरे गांव में 1000 लोग हैं, मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं। आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं? मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। विश्व में 6.6 अरब लोग हैं। अब 1 अरब में कितने शून्य होते हैं? इस संख्या को आप कैसे लिखोगे? तो ये एक प्रकार के बच्चों के बीच का वार्तालाप है। इसमें एक क्वेश्चन जो है वो आपको मतलब समझना चाहिए कि हम अपने संसाधन को किस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं। जनसंख्या का वितरण। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। मतलब जो पृथ्वी पर विभिन्न विभिन्न जगह पर विभिन्न प्रकार के लोग फैले हुए हैं, वो क्या है, जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप है। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ बहुत ही विरल बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। मतलब विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 लोग, विश्व की टोटल जनसंख्या का 3/4 हिस्सा तो हमारे एशिया और अफ्रीका में ही फैला हुआ है। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। मतलब बाकी के जो 60% लोग हैं वो केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में एशिया में रहते हैं। देखिए, ये जो येलो दिख रहे हैं, अगर इनको पूरा 100 मान लें तो जो एशिया में रहते हैं, येलो वाले जो हैं वो एशिया में रहते हैं। और इससे थोड़ा सा जो हल्के से ये ऑरेंज है, मतलब ये अगर देखें तो ये क्या है, ये पूरे इतने हिस्से में ये एशिया का है मान लीजिए। फिर ये जो हिस्से के हैं, ये जो 8-10 आदमी, ये क्या है, ये यूरोप के हैं। फिर ये जो अफ्रीका में रहने वाले बाकी के ये जो हिस्से के लोग हैं, ये अफ्रीका के हैं। फिर मध्य और दक्षिण में जो है वो किस में, ये जो ब्लू वाले हैं ये मध्य और दक्षिण के हैं।
फिर उत्तरी अमेरिका में रेड और ओशोनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में जो रहते हैं वो 1% लोग हैं। तो इस तरीके से महाद्वीपों के अनुसार विश्व की जनसंख्या का स्तर इससे समझ में आता है कि एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। एशिया और अफ्रीका का 60% जो है, अभी अपन ने पढ़ा ना कि एशिया विश्व के 60% लोग केवल इस 10 देशों में रहते हैं। बाकी के जो तीन चौथाई हिस्सा है, मतलब विश्व की जनसंख्या का 3/4 हिस्सा दो महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में ही निवास करता है। विश्व की घनी आबादी वाले देश विश्व की रूपरेखा मानचित्रों पर इन देशों को चिन्हित करें। तो देखिए, इन देशों को चिन्हित करने में जो जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या मिलियन में है, ये देश है। चाइना, देखिए कितनी जनसंख्या है इसकी, 12 और 14 के बीच में आ रही है। ठीक है, भारत की जनसंख्या 121 करोड़, अब जो 130 करोड़ हो गए, 131 करोड़, 130 करोड़ जनसंख्या हो गई है। ये पूर्व का डेटा है, इसलिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 121 करोड़ 100 कुछ जनसंख्या है। फिर यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, जापान, इन सभी की जनसंख्या कम है, बजाय भारत और चाइना का जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत ज़्यादा है। मिलियंस में हमने आपको आंकड़े बताए। विश्व की रूपरेखा मानचित्रों में इनको देख सकते हो आप। क्रियाकलाप में देखें कि चित्र 6.1 का अध्ययन कीजिए और खोजिए कि विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में निम्न से अनुसार जनसंख्या केवल 5%, 13%, 1%, 12%। तो ये एक क्रियाकलाप है, आप इसे कर सकते हैं। जनसंख्या का घनत्व पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। मतलब पृथ्वी के पृष्ठ पर एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या का घनत्व कहलाती है। सामान्य रूप से एक प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। इसे क्या करते हैं, एक प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। अब जैसे जनसंख्या घनत्व आते हैं, एक पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में, मतलब ये मान लीजिए हमारा इकाई क्षेत्र है, इस इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ष किलोमीटर में व्यक्त की जाती है। मतलब मान लीजिए ये 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का एरिया है ना, 1 बाय 1 किलोमीटर का एरिया है। इस 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर के एरिया में जितनी जनसंख्या रहेगी, जितने भी लोग यहाँ पर रहेंगे, वो सभी क्या कहलाएंगे, उस एरिया का प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब ये कि संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया है, इसके पश्चात क्रमशः एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अगर जानें तो जब कक्षा के पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तब हमारी कक्षा बहुत भरी हुई दिखाई देती है। लेकिन जब यही विद्यार्थी स्कूल के सभा भवन में बैठते हैं तब वह कक्षा खुली और खाली दिखाई देती है, क्योंकि सभा भवन का आकार या क्षेत्र कक्षा से बड़ा है। लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आ जाते हैं तब सभा भवन भी भरा हुआ दिखाई लगता है। तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि मैं जनसंख्या घनत्व को किस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। प्रति व्यक्ति इकाई है ना, प्रति व्यक्ति इकाई है ना, उस क्षेत्र की इकाई के प्रति व्यक्ति इकाई को किलोमीटर बाय किलोमीटर में समझाते हैं। और इसको अगर भौतिक बेहतर तरीके से जानना है तो फिर आप इसे मुझे कमेंट करिएगा और इसे कुछ तथ्यों के साथ फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। भौगोलिक कारक, स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं। क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरले बसे हुए हैं। जलवायु, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रूस और ध्रुवीय प्रदेश कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। मृदा, उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हांगही, चांगजियांग तथा मिस्र के नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जल, लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। खनिज निक्षेपों वाला क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं, दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, आगे जानते हैं अपन सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों के बारे में, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं।
सांस्कृतिक कारक, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। बनारसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके मुख्य उदाहरण हैं सांस्कृतिक कारक के। सामाजिक कारक, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे होते हैं, उदाहरण के लिए पुणे। जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, यह कई गुना बढ़ गई है। जैसा कि चित्र में अपन ने देखा, ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थीं, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। सन 150 वर्षों बाद सन 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई थी, यानी कि सिर्फ 150 सालों में जनसंख्या 1 अरब से 3 अरब हो गई। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। सन 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई, यानी कि 150 सालों में जहां जनसंख्या दुगनी हुई थी, वहां ये जस्ट सिर्फ 30 सालों में मतलब बीते 100 सन 1999 में मतलब सन 1959 मान लीजिए 60 सन 1960 और 2000 के बीच में अगर गौर करें तो सन 1959 और सन 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगनी मतलब 3 अरब से 6 अरब हो गई। और इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति और औषधियों के कारण मृत्यु दर का कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही है। जन्मों का साधारणतः जन्म दर से आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तनों के प्राकृतिक कारण हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने के मुख्य कारक प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्र से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश से अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। मतलब उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ देते हैं और अप्रवासी व्यक्ति वो होते हैं जो देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा जनसंख्या बढ़ी है। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में क्या हुए हैं, अप्रवास द्वारा जनसंख्या उनकी संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा देश है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। तो सूडान जहां पर लोग वहां के पलायन कर रहे हैं, वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में लोग वहां पे अप्रवासी बनकर निवास कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप, जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व से अलग अलग है। मतलब हर जनसंख्या की दर वृद्धि, जो जनसंख्या वृद्धि है वो विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर क्या हो रही है, बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर क्या है, वहां पर मंद है। ये अपने मतलब पूरा विश्व का नक्शा है। इसमें जनसंख्या वृद्धि की अलग अलग दरें दी हुई हैं।
देखिए यहाँ पर ग्राफ में पहले समझें प्राकृतिक वृद्धि की वार्षिक दर। अगर प्राकृतिक वृद्धि की वार्षिक दर देखें तो ब्लू वाला अति उच्च है 3% या अधिक, उच्च में 2 से 2.9%, आदर्श में 1 से 1.9%, उसके बाद निम्न में 0.9 से कम या जीरो या हास, मतलब प्राकृतिक वृद्धि की वार्षिक दर है। तो आप अपन ये समझ सकते हैं कि जो ब्लू वाला है वो 3% से अधिक, मतलब उच्च जो है प्राकृतिक वृद्धि की वार्षिक दर है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जनसंख्या वृद्धि की दरें, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है, यहाँ पर हो रही है। देखो ये हिस्सों में जनसंख्या वृद्धि, जो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि है इस हिस्से में बहुत ज्यादा हो रही है। फिर उसके बाद अगर देखें दूसरे में, तो निम्न दर जो है हमारे भारत की जो दर है वो क्या है, 0.9 के आसपास की यहाँ पर दिख रही है जो मैप के अनुसार। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझें, समझने के बाद इस पर कमेंट करें। जनसंख्या संगठन, किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य से दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। यहाँ पे अगर देखें तो सोचें, प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए एक संभाव्य संसाधन है। मानव संसाधन के रूप में आपका योगदान क्या होगा? तो देखिए, मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ। ये एक दादी उनकी कह रही है कि मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ। मैं विवाह समारोह में गाता हूँ। एक ऑर्केस्ट्रा गाने वाला वो ये इस तरीके से कह रहा है। मैं कैंसर उपचार की औषधि के लिए शोध कर रही हूँ। एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट है। मैं किसान हूँ, एक व्यक्ति जो किसान है वो ऐसा कह रहा है। मैं सेतु बनाता हूँ, एक सिविल इंजीनियर है। मैं घर में काम देखभाल करती हूँ, एक हाउसवाइफ। तो इस तरीके से सभी लोग अपना योगदान अपने राष्ट्र के निर्माण में देते हैं। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण 5 से 9 वर्ष और 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष के नीचे निचले भाग में दिखाई गई हैं और यह जन्म के स्तर को दर्शाती हैं। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों, मतलब 65 वर्ष से अधिक की संख्या दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। तो ये जो पूरा ग्राफ है उसको अपन देख सकते हैं, क्या बताता है, ऊपर की तरफ मृतकों को और नीचे की तरफ जन्म के दर को, तो ये पूरा दिखाता है। ये त्रिभुजाकार प्रतीक होने वाला आरेख क्या है? यह जनसंख्या पिरामिड है। क्या मैं डिटेक्टिव बन सकता हूं और एक देश की जनसंख्या का पता लगा सकता हूं? अवश्य। हम 3 देशों का अध्ययन करते हैं। वह क्या है? ये एक देश में पुरुष और स्त्रियों की वर्तमान जनसंख्या को उनके आयु वर्ग के अनुसार दर्शाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जनसंख्या पिरामिड है जिसे उसको आयु वर्ग और प्रतिशत के आधार पर स्त्री और पुरुष को दर्शाया गया है। तो जनसंख्या पिरामिड एक देश से आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। एक देश को जनसंख्या पिरामिड, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतरों की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहां वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। तो क्या होता है कि केन्या के पिरामिड को अगर आप देखें
तो यहाँ पे क्या है, जन्म तो बहुत तेजी से होता है, परंतु उनमें से बहुत से बच्चे क्या हो जाते हैं, एक लिमिट के बाद उनकी मृत्यु दर में जन्म दर जो है वो कम होती जाती है। वो जो मरते हैं उनके बाद जो जितने बचते हैं उनकी आयु दर इस तरीके से होती है, और जो अंत तक इस उम्र तक पहुंचते हैं उनकी दर जो हो जाती है वो इतनी पहुंच जाती है। तो इस तरीके से इसको दिखाया गया है। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग की पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं, यह भारत के पिरामिड के दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है, इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये भारत का पिरामिड है जिसमें जो है एक लिमिट जो है वो बीच में दिखा रही है कि यहाँ पे क्या है, एक समान स्थिति को। तो आगे बढ़ते हैं। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों के आधार पर पिरामिड सकरा है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। तो ये जो आपको दिख रहा है ये जापान का प्रतिशत है, यहाँ से इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो ये जो पूरे सेक्शन को हमने पढ़ा, जाना, समझा, वो पूरा सेक्शन हमारे को ये सिखाता है कि किस प्रकार से मानव एक संसाधन के रूप में विकसित होता है और वह अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों को अपने अनुसार परिवर्तित करके उसे उपभोग में लेता है। और हमने जाना जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या घनत्व के बारे में और जनसंख्या विस्फोट के बारे में, जो 30 साल में 3 अरब से 6 अरब की ओर बढ़ी। कारण क्या था? जन्म दर का बढ़ना और मृत्यु दर का कम हो जाना। ये जनसंख्या विस्फोट का सबसे बड़ा कारण रहा है, और इसी कारण से आज भारत का 3/4 हिस्सा एशिया और यूरोप के हिस्से ने लिया हुआ है। और यहाँ पर जो मतलब विश्व की जो है 3/4 हिस्सा जो है जनसंख्या का इन्हीं देशों में रहता है। बाकी का 90% जो जनसंख्या क्षेत्र है उसमें बाकी की 10% जनसंख्या रहती है। तो इस तरीके से जो बाकी की जनसंख्या है वो अन्य देशों में रह रही है। तो जनसंख्या घनत्व को देखें तो भारत मतलब यूरोप और अफ्रीका और यूरोप में जो घनत्व है वो बढ़ने के कारण वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा डेंस है वो एरिया है ना, बहुत ज़्यादा घनत्व ज़्यादा है। तो ऐसे ही क्रमों को हम आगे लगातार जारी रखेंगे और भी चीज़ें जानकारी के साथ आपके पास लाएंगे। जो जानकारी आपके पास है वो तथ्यात्मक रूप से कहीं ना कहीं आप शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और भी चीज़ें जो हमारे साथ आपके साथ जुड़ी रहेंगी, ये क्रम लगातार जारी रहेगा और नए चैप्टर आपके साथ हम साझा करते रहेंगे। उससे पहले जाने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप कई बार ये अब जो हम जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ाते जा रहे हैं, क्लास 7th के बाद 8th 9th 10 जो भी हम चलेंगे वो थोड़ा सा लेंदी होगा। इसमें नंबर ऑफ टाइम सुनने की आवश्यकता होगी। आप इसकी स्पीड बढ़ाइए और स्पीड बढ़ाकर इसको सुनिए, ताकि ये जो नंबर ऑफ टाइम जो बड़े वीडियो हैं वो जल्दी से कंप्लीट होंगे। आपको स्पीड में आपको सिर्फ रिकॉल करना है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2 से 3 बार आपसे, ये आपकी आम जीवन की बातें हैं, इसलिए आपको सिर्फ इसे सुनना है। सुनने से आपके क्या होंगे, जो तथ्य हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फिर आप जो मैगजीन और पेपर पढ़ते हैं उससे आपको जो है सामाजिक चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी अच्छी बातें हमारे साथ आपके साथ जुड़ी रहेंगी। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। जब तक कुछ खास नया नहीं है, लेता हूं आप सभी से इजाजत। जय हिंद, जय भारत।